गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का विषय है तकनीकी विकास एवं सामाजिक परिवर्तन मध्ययुगीन भारत में, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में। भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था, परंतु उसी के साथ साथ छोटे स्तर की अन्य आर्थिक गतिविधियों के भी संकेत मिलते हैं। इनमें तकनीकी विकास की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है, जिसका अन्य आर्थिक गतिविधियों की भांति सामाजिक प्रक्रियाओं से अभिन्न संबंध रहा है। परिणाम स्वरूप ये दोनों एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते रहे। कुछ समय पहले तक ये विश्वास बना हुआ था कि अंग्रेजी राज से पूर्व भारत की प्रौद्योगिकी इतनी पिछड़ी हुई अवस्था में थी कि शायद नाम मात्र के लिए भी उसका कोई इतिहास नहीं था। इस संबंध में भारतीय इतिहास को इतना अपरिवर्तनशील मान लिया गया था कि उसकी कोई अन्य महत्वपूर्ण मौलिक परिवर्तन हो ही नहीं सकते थे। किंतु आज ये सिद्ध हो गया है कि भारतीय समाज में परिवर्तन की गति सदैव तीव्र रही है। यह बात भी अब लगभग मान ली गई है कि भारत जैसी प्राचीन सभ्यता में औजारों, यंत्रों और उसके प्रयोग की तकनीकों का अपना एक इतिहास रहा है। पाल वाले जहाज, पंचक्कियाँ और हथकरघे उस समय प्रचलित सबसे जटिल मशीनें थीं। भारत विश्व के कुछ अन्य देशों, विशेष रूप से चीन और बैजंतिया के साथ तकनीकी कौशल, आर्थिक संगठन और निर्माताओं की संख्या की दृष्टि से अगुआ था। ढाका की पारदर्शी मलमल से श्रेष्ठतर कपड़ा शायद ही कहीं बनाया गया हो। दिल्ली में स्थित पिटवा लोहे की लाट किसी भी सदी की उत्कृष्ट तकनीकी उपलब्धि से होड़ ले सकती है। सन 1600 के बाद लगभग 150 साल तक भारतीय वस्त्र पूर्वी बाजार की एक प्रमुख वस्तु थी, जो स्थानीय उत्पादकों के माध्यम से पश्चिमी बाजार पर कब्जा कर सकती थी। इसीलिए मध्ययुगीन भारतीय समाज के इतिहास में जहां एक स्तर पर महत्वपूर्ण राजनीतिक सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे थे, वहां आर्थिक क्षेत्र में भी परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी नहीं थी। अनेक प्रबुद्ध विद्वानों के विश्लेषण ने यह सिद्ध कर दिया है कि पूर्व मध्यकालीन समाज 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का ढांचा पूरी तरह से फेडरल या सामंती था। इस काल में जहां एक और राजनीतिक शक्ति में ह्रास के कारण बड़े राज्यों का विघटन हुआ और सारे भारत में छोटे छोटे राज्य सामंत उभर कर आए, वहाँ यह तथ्य भी ध्यान में रखना होगा कि शासक वर्ग भी अब ग्रामीण जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ गए थे। साथ ही आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में कृषि और भूमि पर अधिक जोर दिया जाने लगा था। इसका एक प्रमाण नगरों की संख्या और व्यापार में गिरावट के रूप में देखा जा सकता है। तो इस स्थिति के कारण पूरे उत्तरी भारत में श्रेणियों और संघों, व्यापारिक संस्थाओं को धक्का लगा। इन सामंती अर्थव्यवस्था के परिणाम स्वरूप स्थानीय आवश्यकताओं की स्थानीय रूप से पूर्ति होने लगी। परिणाम स्वरूप हुआ ये कि विशिष्ट बाजार उत्पादनों, प्रोडक्शन कमोडिटी को विकास के अवसर नहीं मिल पाए। आज हमारे पास पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं और इनसे यह सिद्ध होता है कि पाल और प्रतिहार राज्यों में कारीगर गांव में रहा करते थे और इन कारीगरों से प्रशासन कर एकत्रित करता था। ऐसे भी प्रमाण मौजूद हैं जिनसे संकेत मिलता है कि मंदिर महत्वपूर्ण आर्थिक संस्थान बन गए थे और कारीगरों को उनके प्रति अपनी सेवाएं समर्पित करनी पड़ती थीं। कारीगर गांव तक में अपने उद्योग धंधे चलाने के लिए स्वतंत्र नहीं थे और अपने मुखिया के आदेशों के बाध्य रहते थे। इस प्रकार के तमाम झंझटों के कारण उनकी गतिशीलता और उत्पादन क्षमता सीमित रह गई थी। इन परिस्थितियों को मान्यता प्रदान करने का प्रयास तत्कालीन वर्ण धर्म व्यवस्था यानी वर्णाश्रम और धर्म की बढ़ती जटिलता में देखा जा सकता है। अभिधान चिंतामणि, देशी नाममाला और यादव प्रकाश की वैजयंती के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निम्नलिखित रोजगार और धंधा करने वालों को सबसे निचली श्रेणी शूद्रों में गिना जाता था, जैसे कारीगर, लुहार, कुम्हार, जुलाहा, बढ़ई, मोची, सुनार, चित्रकार, कहार, दर्जी आदि। इस स्थिति से जहाँ तक एक और समकालीन प्रचलित तकनीकों का अनुमान लगाया जा सकता है, वहाँ ये भी जाना जा सकता है कि इन रोजगारों को समाज में सम्मान प्राप्त नहीं था। 11वीं शताब्दी में अलबरूनी समाज की निम्नतम जाति के रूप में अंत्यजों का उल्लेख करते हैं, जिसमें मोची, टोकरी बुनने वाले, मछुआरे, नाविक, जुलाहे आदि शामिल थे। ये भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि अलबरूनी ने भारतीय उद्योगों और व्यापारी गतिविधियों का विस्तृत विवरण नहीं दिया, तथापि यह स्पष्ट है कि भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी स्थिति ज़्यादा उन्नत नहीं हो पाई थी। थैंक यू क्लास।